हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम सभी यहाँ देख सकते हैं कि इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड डिडक्शंस के बारे में। ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब भी हम बात करते हैं किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की, क्योंकि वहाँ पे अक्सर इस टॉपिक से सीधे तौर पे जो आपके प्रश्न हैं या क्वेश्चंस हैं वो पूछ ले जाते हैं। इस लेक्चर की शुरुआत से पहले हमारे पास एक छोटा-सा डिस्क्लेमर है, जो हमें यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। तो डिस्क्लेमर कुछ इस प्रकार से है। The images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the image. अब आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा टैक्स है वो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जिसे हम डबल डी टी के नाम से भी पुकारते हैं। ये एक ऐसा टैक्स है जो कि कंपनीज पे लगता है जो उन्हें डिविडेंड्स को पे करने की जिम्मेदारी देता है, किनको? अपने शेयर होल्डर्स को। यानी कि जितना भी कंपनी ने कमाया उसका कुछ शेयर या कुछ हिस्सा कंपनी को शेयर होल्डर्स को देना होता है। उस हिस्से पे ये टैक्स लगता है जिसे हम कहते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कंपनी ने 10 लाख रुपए कमाए। ठीक है, अब वो 10 लाख में से कुछ कंपनी की लागत भी होगी जो कंपनी ने लगाई थी, तो लागत मान लेते हैं 2 लाख रुपए। यानी कंपनी का जो मुनाफा है वो कितना हुआ? 8 लाख रुपए का। अब इस 8 लाख के मुनाफे को कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाकर कंपनी के लाभ और हानि में हिस्सेदारी खरीदी है, अगर कंपनी को लाभ हुआ है तो कंपनी को उस लाभ का कुछ प्रतिशत हिस्सा इन शेयर होल्डर्स को भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 8 लाख रुपए का लाभ है, इस पे ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगेगा। और उस टैक्स के लगने के बाद सब मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए का वो टैक्स लग गया, तो उस टैक्स लगने के बाद अब जो राशि है वो कितनी बची है? 7 लाख रुपए। तो जो ये 7 लाख रुपए हैं, अब ये शेयर होल्डर्स में बांटे जाएंगे उनके हिस्सेदारी के प्रतिशत के तौर पे। जैसे मान लीजिए कुछ शेयर होल्डर्स केवल 2% के हिस्सेदार हैं, कुछ 10 के हैं, कुछ 30 के हैं, कुछ 35, कुछ 40, इस प्रकार से हिस्सेदारी होगी। तो इसी प्रकार से ये हिस्सा जो है वो बांटा जाएगा। जिनका 40% है उन्हें ज्यादा मुनाफा मिलेगा, जिनका 2% है उन्हें बहुत कम मुनाफा मिलेगा। इस प्रकार से चीजें होंगी। लेकिन मुनाफे को बांटने से पहले ही जो टैक्स लगेगा वो लगता है हमारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है वेंचर कैपिटल फंड। दीज आर फंड्स दैट इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स। यानी ये वो फंड्स हैं जो कि स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। फाइनेंशियली रिस्कियर प्रपोजिशन होती है क्योंकि एस्टैब्लिश कंपनीज में निवेश नहीं होता। अब हम इसको थोड़ा सा आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक मिलेगा स्टार्टअप, एक मिलेगा एस्टैब्लिश कंपनीज। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या है पहले ये समझते हैं। जब हम इस फर्क को समझ लेंगे तब हम ये भी समझ लेंगे और इस फंड के बारे में भी समझ लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए आपकी गली में दो दुकानें, ठीक है, और दोनों दुकानें एक ही चीज की। जैसे मान लेते हैं कि दवाइयों की दुकान है, दवा खाना है। एक दवा खाना जो है उसको स्थापित हुए कई साल हो चुके हैं, मान लेते हैं 15 साल 20 साल हो चुके हैं। वहीं पे जो दूसरा दवा खाना है उसको अभी स्थापित हुए केवल 2 महीने ही हुए। ठीक है, तो जो नया वाला दवा खाना है जो है तो उसी फील्ड का, लेकिन उसको
अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी वो हाल ही में शुरू हुआ है, वो होगा आपका स्टार्टअप। और वो दवाखाना जो कि 15-20 साल से ही स्थापित है उसी फील्ड में, वो होगी एक एस्टैब्लिश कंपनी। यानी मुख्य तौर पे स्टार्टअप अभी हाल-फिलहाल में शुरू हुए व्यापार हैं और एस्टैब्लिश कंपनीज़ वो व्यापार हैं जिनको शुरू हुए एक अरसा हो चुका है। तो अब क्या होता है, स्टार्टअप्स और एस्टैब्लिश कंपनीज़ को समझने के बाद हम ये पढ़ते हैं फाइनेंशियली रिस्कियर प्रोपोज़िशन कि स्टार्टअप्स में पैसा लगाना क्यों ज़्यादा जोखिम भरा है जब हम उसे नापते हैं एक एस्टैब्लिश कंपनीज़ के साथ। तो देखिए ये समझते हैं कि यहाँ पे सारा जो खेल है वो जमा राशि का और बाजार में उपस्थित वर्चस्व का है। जैसे उदाहरण के लिए जो आपका पुराना दवाखाना था 15-20 साल पुराना, जब वो 15-20 साल से है यानी कि लोग उसको जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं, लोग उस पे भरोसा करते हैं और उसका जो ग्राहकों का संचार होगा वो ज़्यादा होगा। किसके मुकाबले? उस दवाखाने के मुकाबले जिसे खुले हुए अभी केवल 2 ही महीने हुए हैं। ठीक है? और जब ग्राहकों की आवाजाही पुराने दवाखाने पे ज़्यादा है, तो ये अपने आप ही समझ जाने वाली बात है कि पुराना दवाखाना जो होगा उसकी कमाई ज़्यादा हो। उसके पास कमाई ज़्यादा होगी, तो उसका मुनाफ़ा भी ज़्यादा होगा और अगर किन्हीं महीनों में उसका व्यापार नहीं चल पाता है, तो उसके पास जो पैसा बचा हुआ है वो उसका इस्तेमाल करके भी अपनी सारी लेनदारियाँ चुका सकता है। लेकिन जो आपका नया दवाखाना है, उसके पास अभी इतने संसाधन है नहीं, तो अगर उसके साथ कुछ भी ऊपर-नीचे हुआ, मान लेते हैं उसकी दुकान नहीं चल पाई या कुछ भी हुआ, तो जो आपका नया दवाखाना है, उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाएँगी अपना व्यापार को संचालित रखने के लिए, ठीक है? तो इसीलिए अगर हम इसी चीज़ को जोड़ के देखें स्टार्टअप्स और एस्टैब्लिश कंपनीज़ से, तो जो एस्टैब्लिश कंपनीज़ होती हैं, उनकी बाजार में उपस्थिति, उनका बाजार का वर्चस्व और उनकी धनराशि बहुत ज़्यादा होती है स्टार्टअप्स के संदर्भ में, ठीक है? क्योंकि स्टार्टअप्स में हाल ही में अपना बिज़नेस शुरू करा है, हाल में अपना व्यापार शुरू किया है, तो उनकी कमाई इतनी ज़्यादा नहीं होती, उनकी मार्केट में या बाजार में उपस्थिति इतनी नहीं होती और ना ही उनके पास इतनी पर्याप्त धनराशि होती है कि वो चीज़ों को सँभाल सकें, ठीक है? तो ऐसे में ही यहाँ पे आता है हमारा वेंचर कैपिटल फंड। यानी ये वो फंड्स हैं जो कि स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं, फाइनेंशियली रिस्कियर प्रोपोज़िशन होने के बावजूद। कि पता है कि स्टार्टअप जो है वो ज़्यादा फाइनेंशियली रिस्की है, एस्टैब्लिश कंपनीज़ के मुकाबले लेकिन उसके बावजूद भी ये फंड स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं, ठीक है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए स्टार्टअप जो होता है, उसकी लेनदारियाँ भी कम होती हैं, ठीक है? एक एस्टैब्लिश कंपनी जो है, उसकी लेनदारियाँ ज़्यादा होंगी स्टार्टअप्स के मुकाबले। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर हम मुनाफ़े की बात करें, तो मान लेते हैं 10 लाख का मुनाफ़ा आपके स्टार्टअप को हुआ था, 10 लाख का मुनाफ़ा आपकी एस्टैब्लिश कंपनी को हुआ था। इस 10 लाख को ज़्यादा लोगों में बाँटना है एस्टैब्लिश कंपनी को, लेकिन इस 10 लाख को कुछ ही लोगों में बाँटना है स्टार्टअप को। तो ऐसे में जो हिस्सा होगा इस बँटवारे का, वो ज़्यादा होगा इस बँटवारे के मुकाबले। इसीलिए वेंचर कैपिटल फंड्स जो हैं, वो जोखिम भरे तो हैं, लेकिन उनका जो मुनाफ़ा है, वो अत्यधिक होता है एस्टैब्लिश कंपनीज़ के मुकाबले। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा सिक्योरिटीज़ ट्रांज़ैक्शन टैक्स, एसडबल-टी और एसटीटी। तो ये एक टैक्स है, जो कि लगता है उन सभी ट्रांज़ैक्शंस पे, जो कि आपके स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं, जिसमें कि हम सिक्योरिटीज़ को भी समावित करते हैं, जैसे कि शेयर्स, डेरिवेटिव्स, इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स आदि-आदि। तो हम बात करें इसके बारे में तो देखिए यहाँ पे आप पहले ये समझिए स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे हम शेयर से क्या समझते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। ठीक है? तो देखिए, मान लेते हैं ये एक कंपनी है, ठीक है? अब इस कंपनी को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब इस कंपनी के पास 2 तरीके हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के। पहला तरीका क्या है कि ये 10 लाख रुपए को वो अपनी तरफ से लगा दे।
दूसरा तरीका, इस 10 लाख रुपए को वो कहीं बाहरी लोगों से जुगाड़ ले। ठीक है, यही दो तरीके होते हैं। अब अगर कंपनी के पास खुद के पास इतना पर्याप्त धन नहीं है कि वो लगा सके, तो क्या करेगा? दो दूसरे उपलब्ध पे जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन था वो क्या था कि बाहरी लोगों से जुगाड़ ले। अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि 10 लाख रुपए कोई छोटी-मोटी रकम नहीं है। तो अगर कंपनी किसी बाहर के लोगों से भी इस पैसे को जुगाड़ने का कार्य करती है, तो उसको बहुत ज़्यादा शर्तें माननी पड़ेंगी उस व्यक्ति की जिसने 10 लाख रुपए इस कंपनी को दिए थे। ठीक है? तो इस चीज़ का तोड़ निकालने के लिए कंपनी क्या कर सकती है, इसको 10 हिस्सों में बाँट सकती है। यानी हर एक हिस्सा हो गया आपका 1 लाख रुपए का। अब कंपनी इस 1 लाख रुपए के 10 हिस्सों को बाजार में उतारेगी, और वो कौन-सा बाजार होगा? वो स्टॉक मार्केट होगा। ठीक है? शेयर मार्केट के नाम से भी जिसे आप जानते हैं। इसमें वो लोग होंगे जिनके पास पैसा है। वो लोग कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे। अगर कोई 1 शेयर खरीदता है वो 1 लाख रुपए देगा कंपनी को। कोई 3 शेयर खरीदता है वो 3 लाख रुपए देगा। कोई 5 शेयर खरीदता है वो 5 लाख रुपए देगा। इस प्रकार से लोग कंपनी के शेयर खरीदेंगे, और कंपनी बदले में इन्हें एक निश्चित ब्याज, यानी कि एक फिक्स इंटरेस्ट रेट देगी। तो इस प्रकार से आपका जो शेयर बाजार है वो कार्य करता है, और इस प्रकार से आपकी जो कंपनियां हैं या व्यापार हैं वो पैसे का बंदोबस्त करते हैं। ठीक है? अब हम बात करें शेयर्स की, डेरिवेटिव्स की और इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड्स की। तो देखिए, शेयर्स तो मैंने आपको यहां समझा दिए कि एक मुख्य धनराशि या कैपिटल को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट देना, और वो छोटे हिस्से जो हैं उन्हें हम कहते हैं शेयर। ठीक है? अब यदि बात की जाए डेरिवेटिव्स की, तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स असल में आपकी कमोडिटी में डील करते हैं, ना कि पैसे और शेयर्स में डील करते हैं। इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? वो म्यूचुअल फंड्स जिसमें पैसा लगाने से आपको इंटरेस्ट रेट तो मिलता ही है, साथ में वो पैसा जिस कंपनी में भी लगाया गया है उसका कुछ ना कुछ प्रतिशत इक्विटी भी आपको मिलता है। ठीक है? तो इस प्रकार के हर एक ट्रांजैक्शन पे एक टैक्स लगता है जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है? ये टैक्स जो है, ये आपका स्टॉक एक्सचेंज पे अप्लाई होता है, वहां पे लागू होता है, और जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, जितने भी, हर एक पे ये लगाया जाएगा। अब बात करते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में। तो ये एक टैक्स है जो कि लगता है गेन्स में और मुनाफे में उस एसेट के या उस असमुच्चय के जो कि अपनी मूल धनराशि से ऊंची धनराशि पे बेचा गया है या बेचा गया है। ठीक है? जैसे कि उदाहरण मानते हैं, यह एक घर है। इस घर की जो कीमत थी वो थी आपकी 5 लाख रुपए। यानी ये घर कितने में खरीदा गया? 5 लाख में खरीदा गया। 2 वर्षों बाद इसी घर को 10 लाख रुपए में बेच दिया गया। तो अब अगर आप देखेंगे यहां पे कितने का मुनाफा होगा? 5 लाख रुपए का मुनाफा यहां पे सीधा-सीधा तौर पे होगा। तो ये जो होता है, ये 5 लाख का मुनाफा, इसे ही हम कहते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। यानी कि कोई एसेट आपने जितने पे खरीदा और आपने जितने पे बेचा, अगर उस खरीदी गई धनराशि में और बेची गई धनराशि के मूल्य में वृद्धि देखने को मिलती है, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। यानी उस पे जो कर लगेगा वो कैपिटल गेन टैक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसका 10% मान लेते हैं, तो 50,000 रुपए हमें टैक्स के तौर पे देने पड़ेंगे, और केवल 4,50,000 रुपए हम अपने पास रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एड वैलोरम टैक्स के बारे में। तो ये जो होता है, ये एक चार्ज होता है जो कि प्रतिशत के तौर पे लगता है मूल्य पे किसी भी सामान के या किसी भी सर्विस के, ना कि किसी स्पेसिफिक रेट पर यूनिट पे। ठीक है? जैसे कि उदाहरण मान लेते हैं, अगर हमारे पास कोई भी गुड या सर्विस है,
तो हम क्या करते हैं, इस पे एक निश्चित टैक्स लगाते हैं, जैसे 10% हर 1 केजी पे। ठीक है? इस प्रकार से होता है। तो ये क्या है, ये है एक स्पेसिफिक रेट पर यूनिट। यानी अगर आप इस सामान का 1 केजी खरीदते हो, आप 10% दोगे। अगर आप इस सामान का 5 केजी खरीदते हो, आप 50% दोगे। आप 10 केजी खरीदते हो, आप 100% दोगे। इस प्रकार से। लेकिन एड वैलोरम में क्या होता है कि यहां पे जो वैल्यू है उसका कुछ प्रतिशत जो है वो टैक्स लगाया जाए। जैसे कि अब हम इसको एक दूसरी तरीके से सोचते हैं कि ये एक सामान था आपका, ठीक है? इस सामान का जो बाजार में मूल्य है वो 1 लाख रुपए है, ठीक है? अब ये जो 1 लाख रुपए है, इसके अगर हम 5% पे, याद रखिएगा हमने कोई भी स्पेसिफिक रेट पर यूनिट नहीं लिए कि 1 केजी पे इतना इतना, ऐसा कुछ नहीं किया। बल्कि जो इस पूरे सामान का बाजार का मूल्य था, उस पे सीधे तौर पे 5% कर लगा दिया। तो जब भी जो मूल्य है उस पे कर लगे, उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा कर के तौर पे जाए या परसेंटेज के तौर पे जाए, वो होता है हमारा एड वैलोरम टैक्स। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, एपीए। तो ये एक एग्रीमेंट होता है टैक्स पेइंग एंटिटी में और टैक्स मैन में, जो कि दिखाता है कि फॉर्मर यानी कि आपका टैक्स पेइंग एंटिटी किस प्रकार से ट्रांजैक्शन को प्राइस करेगा अपने एसोसिएट्स के साथ। ठीक है? यानी मान लेते हैं यहां पे 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है। ठीक है? अब ये जो व्यक्ति है ये हमारा टैक्स पेइंग एंटिटी है, ये वाला। और ये जो व्यक्ति है ये हमारा टैक्स मैन। ठीक है? टैक्स मैन कौन होगा? जो कि टैक्स लगाएगा। टैक्स पेइंग एंटिटी कौन होगा? जिस पे कि कर लगाया जाए। ठीक है? यानी ये कर चुका रहा है, ये कर लगा रहा है। तो अब क्या होता है यहां पे, ये है आपका एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। यानी कि ये जो एग्रीमेंट है, इसमें चीजें अभी हुई नहीं है, बल्कि जो होने वाली चीजें हैं उन पे बात की जा रही है। जैसे मान लीजिए इस व्यक्ति ने कोई सामान खरीदना था, तो उस सामान का जो मूल्य है वो 1 लाख रुपए है। ठीक है? अब यहां पे आप ये याद रखिएगा, मैंने क्या कहा? खरीदना है, मैंने ये नहीं कहा खरीद लिया। ठीक है? यानी ये चीज जो है ये भविष्य में होने वाली है, अभी नहीं होगी। तो टैक्स मैन ने कहा कि यदि आप इस सामान का 1 लाख रुपए के मूल्य की कोई भी यूनिट खरीदते हैं, तो आपको उस पे 10% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है? अब क्या है, ये टैक्स पेइंग एंटिटी है, ये टैक्स मैन है। अब अगर आप इस सिचुएशन को देखें तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ना तो इस व्यक्ति ने अभी तक सामान खरीदा है, ना ही इस व्यक्ति ने अभी तक टैक्स लगाया है। ठीक है? अभी ये बातचीत के मोड में है। इन्होंने बोला मैं 1 लाख का सामान खरीदूंगा, इन्होंने बोला मैं 10% का टैक्स लगाऊंगा। तो ये होता है हमारा एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। यानी कि अब ये दोनों एक संधि करेंगे, एक एग्रीमेंट साइन करेंगे, जिसके तहत ये व्यक्ति 1 लाख रुपए का सामान खरीदेगा, ये व्यक्ति 10% का टैक्स लगाएगा, जिसके तहत ये 10,000 रुपए का टैक्स या कर जो है वो टैक्स मैन को दे। ठीक है? तो ये होता है हमारा एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। फिर हम बात करते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन के बारे में। तो ये जो टर्म है ये रेफर किया जाता है उन चीजों को जो कि गवर्नमेंट करती है ताकि एक गुड फिस्कल हेल्थ बनी जा सके। यानी कि कट डेट एंड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर और इंप्रूव द रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज। देखिए फिस्कल हेल्थ क्या होती है? जो कि हमारा वित्तीय स्वास्थ्य है। यानी कि जो सरकार की वित्तीय स्थिति है उसको अच्छे तौर पे बनाए रखना। क्यों? क्योंकि अगर सरकार की वित्तीय स्थिति जोखिम में जाती है तो अपने आप ही देश की वित्तीय स्थिति भी संकट में पड़ जाती है। तो इसके जो मूल मंत्र हैं वो क्या है कि जो डेट है यानी जो कर्जा है उसको कम कर दिया जाए। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर यानी जो फालतू के खर्चे हैं उन्हें भी खत्म कर दिया जाए और रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाया जाए। यानी जो कमाई के जरिए हैं उनको बढ़ाया जाए। तो ये होता है हमारा फिस्कल कंसोलिडेशन। ठीक है?
अब हम बात करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में। तो ये असल में एक ट्रेड मेजर होता है जो कि दिखाता है जो कंट्री के इंपोर्ट थे गुड्स एंड सर्विसेज उनके मूल्य में, और जो कंपनी ने सॉरी कंपनी नहीं कंट्री ने एक्सपोर्ट करे हैं उनके मूल्य में क्या फर्क था। जैसे मान लीजिए कंट्री ने जो सामान मंगाया वो 1 लाख रुपए का मंगाया, और वहीं पे कंट्री ने जो सामान बाहर भेजा वो 80,000 का भेजा। अब यदि आप इसके तहत जाओगे तब आप ये सोचिए कि हमने जितना खरीदा बाहर से मंगा के और जितना बाहर जाके बेचा उसमें करीबन 20,000 रुपए का घाटा हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो 20,000 रुपए हैं ये होंगे हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट। यानी कि सरकार ने सामान खरीदने में कितना खर्च किया और सरकार को सामान बेचकर कितना प्राप्त हुआ, उसके बीच का जो घाटा होता है वो होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। अब बात करते हैं बियर मार्केट के बारे में। तो बियर मार्केट जो होता है ये असल में एक ऐसी आप कह सकते हैं समय सारणी होती है जिस टाइम पे ज्यादातर जो सिक्योरिटीज हैं या जो शेयर्स हैं उन सभी का जो मूल्य है वो बाजार में गिर जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं बियर मार्केट। बुल मार्केट जो है वो इसी का विपरीत है, यानी कि बुल मार्केट में जितने भी या ज्यादातर सिक्योरिटीज के जो प्राइस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो बियर मार्केट में घट जाते हैं, बुल मार्केट में बढ़ जाते हैं, बस इतना सा ही फर्क है। फिर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन जोखिम के बारे में। तो ये वो जोखिम होता है जो कि खरीदने की शक्ति को, भविष्य के असेट्स को कम कर देगा या फिर इनकम को कम कर देगा। जैसे मान लीजिए आज आप 100 रुपए में 10 यूनिट खरीद पाते हैं। ठीक है, तो आपकी 10 रुपए की हुई 1 यूनिट। ये आपकी अभी खरीद शक्ति को दर्शाती है। अब यहां पे मान लेते हैं कि ये जो यूनिट थी इसका प्राइस बढ़ गया, यानी अब आप 12 रुपए में खरीद पाते हैं इसकी 1 यूनिट। तो अब आपको लगभग 120 रुपए खर्च करने पड़ेंगे 10 यूनिट्स को खरीदने में। अब यहां पे देखा जाए तो जो आपका पैसा है उसकी जो खरीदने की शक्ति है वो खत्म होगी। क्यों? क्योंकि जो पैसे का मूल्य है वो तो बढ़ा, लेकिन जो सामान है उसका जो क्वांटिटी है वो अब भी सेम है। तो ये होता है हमारा इन्फ्लेशन। ठीक है, और इन्फ्लेशन रिस्क क्या होता है कि यदि भविष्य में ऐसा होने की संभावना होती है तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात करें तो ये रिस्क होता है गेन और लॉस का किसी भी सिक्योरिटी में अगर उसके इंटरेस्ट लेवल में चेंज होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो जो बाजार मूल्य है किसी भी कर्ज की सिक्योरिटी का वो गिर जाएगा, या फिर अगर इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो वो मूल्य बढ़ जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो होते हैं जो कि सीधे तौर पे एक आम इंसान पे या फिर कॉर्पोरेशन पे लगाए जाते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो कि लगते हैं आपके सामान पे और सेवाओं पे। वो लगते तो हैं उस पे जो कि उस सामान को या सेवा को बेच रहा है, लेकिन उसके पैसे कौन देता है? वो जो कि उस सामान या सेवा को खरीद रहा है। यही फर्क होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों। यानी प्रत्यक्ष कर उस पे लगता है जो कि जिम्मेदार है उस पैसे को देने के लिए। अप्रत्यक्ष कर उन पे लगता है जो कि जिम्मेदार है उस पैसे को देने के लिए, लेकिन पैसा कौन देता है? ग्राहक। ठीक है, कस्टम्स ड्यूटीज ये वो चार्ज होते हैं जो उन गुड्स पे लगता है जिन्हें कि बाहर से मंगाया गया है या फिर बाहर भेजा जा रहा है। ठीक है,
ये जो है ये या तो मंगाने वाला या भेजने वाला दोनों में से कोई भी दे सकता है, लेकिन आम तौर पे जो भी इसका आखिर ग्राहक होगा, वो ही इस टैक्स को देता है। प्राइमरी डेफिसिट की अब बात करें, तो प्राइमरी डेफिसिट जो होता है उस प्रकार का फिस्कल डेफिसिट है जिसमें से कि हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को हटा देते हैं। ये हमें दिखाता है कि गवर्नमेंट का कर्जा कितना था और किस प्रकार से वो अपने बाकी खर्चों को पूरा करेगी इंटरेस्ट पेमेंट्स को हटाने के बाद। मॉनेटरी पॉलिसी की हम बात करें यानी मुद्रा नीति, तो जो हमारा केंद्रीय बैंक है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये किस प्रकार से पैसे को अर्थव्यवस्था में मेंटेन करता है, उसको हम कहते हैं मुद्रा नीति। फिस्कल पॉलिसी यानी वित्तीय नीति, वित्तीय नीति सरकारी एक्शन होते हैं किस प्रकार से सरकार का पूरा जो कमाई है उसको बढ़ाना है और किस प्रकार से सरकार खर्चा करेगी एक साल के अंदर, जिसे हम वित्तीय वर्ष कहते हैं, वो हमें मिलता है किसमें, फिस्कल पॉलिसी में। फिस्कल डेफिसिट, जब गवर्नमेंट की जो कमाई है वो कम हो उसके खर्चे के मुकाबले। उदाहरण के लिए गवर्नमेंट ने 80,000 खर्च किए लेकिन कमाए कुल 60,000, तो 20,000 जो है उसका घाटा है, तो 20,000 रुपए होगा आपका फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है, और ये हमें दिखाता है कि गवर्नमेंट का जो करंट रिसिप्ट है और करंट एक्सपेंडिचर है उसमें कितना शॉर्टफॉल देखने को मिलता है। कैपिटल बजट, ये कंसिस्ट करता है कैपिटल रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को, जिसमें कि गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं शेयर्स में, लोन्स में, एडवांसेस में, जो कि गवर्नमेंट ने दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को, गवर्नमेंट कंपनीज को, कॉर्पोरेशंस को या बाकी पार्टीज को। वोट ऑन अकाउंट की हम बात करें, तो वोट ऑन अकाउंट जो होता है एक ग्रांट होती है जो कि एडवांस में पार्लियामेंट के द्वारा दी जाती है ताकि जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है वो फाइनेंशियल ईयर में दिया जा सके। और अगर कंप्लीशन ऑफ प्रोसीजर जो है वो पूरा ना हो पाए वोटिंग ऑन डिमांड पे, तो क्या होगा कि एप्रोप्रिएशन एक्ट नहीं बनेगा, और एप्रोप्रिएशन एक्ट नहीं बनेगा तो इंडिया का जो फंड है इंडियन गवर्नमेंट का उसमें से पैसा नहीं निकाला जा सकता। गिलोटिन क्या होता है? पार्लियामेंट के पास बहुत ही कम समय होता है एक्सपेंडिचर डिमांड्स को समझने का या उस पर बहस करने का मिनिस्ट्रीज को लेके। तो ऐसे में क्या होता है कि जो निश्चित किया गया समय है इस चीज के लिए अगर वो पूरा हो जाए, तो जो लोकसभा का स्पीकर होगा वो सभी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को पेश करेगा, चाहे उस पे चर्चा की गई हो या ना की गई हो। ठीक है, और जो भी आपका पार्लियामेंट हाउस है, मेनली हम बात करते हैं लोकसभा की, वो अब वोट करेगा इस चीज पे, भले ही इसकी चर्चा हुई हो या ना हुई हो। इसको ही हम कहते हैं गुलिटी। पब्लिक अकाउंट, तो जो हमारा 266 आर्टिकल है उसके सेक्शन 1 के तहत जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है यानी भारतीय संविधान है, वो कहता है कि पब्लिक अकाउंट जो है वो सारे फंड फ्लोज हैं जहां से गवर्नमेंट जो है वो बैंकर के तौर पे कार्य करती है। यानी कि लोगों को प्रोविडेंट फंड्स देना या उनकी छोटी बचत को और ज्यादा स्कीम्स के तहत फैलाना, ये जो पैसा है ये असल में सरकार की तरफ नहीं होता है। यानी सरकार जो है वो इस पैसे की मालिक नहीं है, बल्कि लोगों ने जो ये पैसा सरकार को दिया है, सरकार को ये पैसा उन्हें वापस लौटाना होता है। इसमें से भी, इस फंड में से भी सरकार खुद से कोई खर्चा नहीं कर सकती जब तक कि पार्लियामेंट परमिशन ना दे। अब हम बात करें सारांश की, तो देखिए हमने बात करा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के बारे में, वेंचर कैपिटल फंड्स के बारे में, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में, कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में, एड वैलोरम टैक्स के बारे में, फिर हमने बात करा एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के बारे में, फिस्कल कंसोलिडेशन के बारे में, करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में, बेयर मार्केट के बारे में, बुल मार्केट के बारे में, हमने बात करा इन्फ्लेशन रिस्क के बारे में, इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में,
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, कस्टम ड्यूटीज के बारे में, प्राइमरी डेफिसिट के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, फिस्कल पॉलिसी के बारे में, फिस्कल डेफिसिट के बारे में, रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में, कैपिटल बजट के बारे में, वोट ऑन अकाउंट के बारे में, गुलेटिन के बारे में, पब्लिक अकाउंट के बारे में। और इसी के साथ हमने कर लिया इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी का धन्यवाद।